गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था बेटा विभवमापी। विभवमापी का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, उसका सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद विभवमापी की जो विभव प्रवणता होती है उसकी निर्भरता, वो कैसे निर्भर करती है, किन किन मानों पर निर्भर करती है, वो हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हमने विभवमापी का मानकीकरण किया था। विभवमापी का मानकीकरण का मतलब जो हम x निकालते हैं विभवमापी के तार के जो विभव प्रवणता है उसका यथार्थता से मान ज्ञात करने से होता है, ठीक है ना। उसका जो मान अपन कितना एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं, उसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उसी को हम विभवमापी का मानकीकरण बोलते हैं। और उसके लिए हम दो सेल काम में लेते हैं, दो स्टैंडर्ड सेल काम में लेते हैं, मानक सेल, कैडमियम सेल और डेनियल सेल। दोनों मानक सेल इसलिए कहलाते हैं कि क्योंकि इनका जो विद्युत वाहक बल है वो चेंज नहीं होता, काफी लंबे समय तक इनका विद्युत वाहक बल कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनको मानक सेल बोलते हैं। कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल 1.01 वोल्ट होता है और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे विभवमापी की सुग्राह्यता। विभवमापी की सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि अल्प मान के विद्युत वाहक बल के मान को भी ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल को भी ज्ञात करना। विभवमापी की सुग्राह्यता से मतलब है कि किसी अल्प मान के विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान यथार्थता से ज्ञात करने से। परिभाषा देखो, विभवमापी की सुग्राह्यता का तात्पर्य है विभवमापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि किसी अल्प मान के विद्युत वाहक बल का मान यथार्थता से ज्ञात करना। कि हम कम से कम अल्प मान का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सके, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब आप इसकी सुग्राह्यता को कैसे बढ़ा सकते हो? विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट करने होंगे। विभवमापी की अगर सुग्राह्यता बढ़ानी है, मतलब और छोटा से छोटा मान ज्ञात कर सके वो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो विभवमापी का तार होता है उसकी विभव प्रवणता के मान को कम करके। पहला है विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, उसका पहला कॉन्सेप्ट है, उसका पहला टॉपिक है विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की विभव प्रवणता कम से कम होनी चाहिए। तो विभव प्रवणता कम करके, विभव प्रवणता के मान को घटा के मान को कम करके अपन सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। कम करके विभव प्रवणता के मान को कम करके विभवमापी की सुग्राह्यता मैं बताता हूं कैसे बढ़ेगी। सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। पहला देखो, अब x कम कैसे होगा? आपने x का सूत्र लिखा था EP/L। अगर मैं प्राथमिक परिपथ से x की बात करूं, प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल EP, तार की टोटल लंबाई L। अगर मुझे x को कम करना होगा तो L को बढ़ाना होगा। अगर L का मान बढ़ेगा तो बेटा x का मान ऑटोमेटिक कम होगा। तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर होती है, जबकि मीटर सेतु के तार की लंबाई तो 1 मीटर ही होती है, 100 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि विभवमापी की सहायता से अपने को अल्प मान का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। उसके लिए उसकी सुग्राह्यता हमें बढ़ानी होती है, उससे जिसे हम सुग्राह्यता बोलते हैं। तो सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? तार की विभव प्रवणता कम करनी होगी। और वो उसका एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि लंबाई को बढ़ा दें। विभवमापी के तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका x उतना कम होगा, ठीक है ना। कंसेप्ट के हिसाब से ये पता चला। इसलिए तार की लंबाई 10 मीटर ली जाती है, क्योंकि हमें उसकी विभव प्रवणता कम करके उसकी सुग्राह्यता बढ़ानी होती है ताकि वो अल्प से अल्प मान को भी ज्ञात कर सके। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ कि तार की लंबाई बढ़ा के हम विभव प्रवणता को कम कर सकते हैं। विभव प्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। दूसरा, जो हमारा तार होता है, विभवमापी का जो तार होता है उसमें धारा का मान कम करें। धारा का मान कम कैसे किया जाएगा? रियोस्टेट का प्रतिरोध बढ़ा देंगे। जो अपना उसमें धारा नियंत्रक लगा होता प्राथमिक परिपथ में, उसका प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो परिपथ में धारा का मान कम करेंगे।
परिपथ में धारा का मान कम करके भी आपसे पूछ सकता है विभवमापी की सुग्राह्यता को परिभाषित किए, पूछा हुआ है या सुग्राह्यता सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी की परिभाषा पूछी हुई है एग्जाम में। सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, उसके दो रीजन या दो कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीख लिए। विभव पूर्णता के मान में कमी करके और परिपथ में धारा के मान में कमी करके भी सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, विभवमापी के तार की लंबाई में वृद्धि करके विभव पूर्णता कम कर सकते हैं, उससे सुग्राह्यता बढ़ेगी। दूसरा धारा का मान, और धारा का मान कम कैसे किया जाएगा बेटा, तार जो धारा नियंत्रक उसके अंदर लगा होगा उसका प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो परिपथ में धारा का मान कम होगा, जिससे अल्प मान का विद्युत वाहक बल भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपको पहले परिभाषा लिखनी है, फिर विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, दो टॉपिक हैं, एक विभव पूर्णता कम करके, दूसरा धारा का मान कम करके, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग, कि विभवमापी को हम कैसे काम में लेंगे। ये जो हमारी पोटेंशियोमीटर है इसको हम कैसे कैसे काम में लेंगे। तो इसके 5 अनुप्रयोग है और वो पांचों आपके प्रैक्टिकल है बेटा लैब में। आप लैब में ये 5 प्रैक्टिकल कर सकते हो। जनरली 2 प्रैक्टिकल तो हम करते हैं, इसमें से 5 में से अपन 2 प्रैक्टिकल जनरली करते हैं, अपन 5 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अपने को इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, विभवमापी के अनुप्रयोग, विभवमापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, कि हम कैसे काम में लेंगे इसको, प्रैक्टिकली कैसे काम में लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में प्रैक्टिकल टॉपिक और कई बार पूछ लेते हैं, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अनुप्रयोग में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थ्योरी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला अनुप्रयोग अपना है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब आपके क्वेश्चन आया प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से ज्ञात करते हैं, स्मॉल आर से निर्देशित करते हैं, ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। टॉपिक समझ में आ गया। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और आंतरिक प्रतिरोध अपन पढ़ चुके 5वें चैप्टर में। विद्युत अपघट्य, सेल का जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो जो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य के कारण विभव बदल होता है और उस अपघट्य के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। प्राथमिक सेल की बात करें तो जिसके अंदर अपन लिक्विड लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत अपघट्य है, वो तरल के रूप में होता है, उसे हम प्राथमिक सेल कहेंगे। और अपन लैब में 2 सेल बनाएंगे, एक लैग्रांजी सेल बनाएंगे और एक डेनियल सेल बनाएंगे। तो जनरली अपन लैग्रांजी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अपन किसका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं जनरली? लैग्रांजी सेल। आप डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो विभवमापी की सहायता से, तो सबसे पहले उसका परिपथ पता होना चाहिए कि परिपथ में हमें क्या क्या लेना होता है। उसके बाद उसकी जो क्रियाविधि है उसको हम स्टेप वाइज समझ लेंगे कि क्या क्या करना होता है, उसका सूत्र क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो लैब में जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जो विभवमापी है उस पे जो अपना 10 मीटर का तार है वो ये है AB, इसको हमेशा AB से निर्देशित करेंगे, ठीक है। AB के मध्य 10 मीटर का तार लगा हुआ है। अब इसके प्राथमिक परिपथ में जैसा कि कल बनाया था हमने, एक प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP, इसकी सहायता से हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे कैपिटल I, जो कि है। दूसरा, इसके साथ अपन कुंजी भी लगाएंगे जिसको मैं K1 से निर्देशित करूंगा। आज कुंजियां 2 लेंगे अपन, इसलिए इसको K1 बोल दिया। इसके आगे आपने धारा नियंत्रक लगाया हुआ है और धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान कम ज्यादा करते हैं, ये आपको पता है, जिसको मैंने RH से निर्देशित किया। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH ले लिया। ये तो हो गया आपका प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ का उद्देश्य क्या है? विभवमापी के तार में धारा प्रवाहित करना, जिससे आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें विक्षोभ आएगा। अब द्वितीयक परिपथ में देखो, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो आपको एक प्राथमिक सेल लेना होगा। द्वितीयक परिपथ में एक प्राथमिक सेल प्लस माइनस जिसका विद्युत वाहक बल E, यह आपका लैग्रांजी सेल या डेनियल सेल होगा।
और ये जो ईपी लिया है इस पे आप शुष्क सेल 2 वोल्ट का शुष्क सेल ले सकते हो या कोई बैटरी एलिमिनेटर यहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल धारा प्रवाहित करना तार में। इसका उद्देश्य क्या है, द्वितीयक परिपथ में जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो चीज, हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। माना इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, वो इसके साथ ही कनेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, वो इसके साथ ही कनेक्ट होगा। चाहो तो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो स्मॉल आर, या डायरेक्ट बता सकते हो इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, लैब में आप एक प्रतिरोध बॉक्स देखोगे आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके साथ एक कुंजी, इसके साथ एक कुंजी कनेक्ट कर दोगे K2, और फिर गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट कर दीजिए। ये द्वितीयक परिपथ कंप्लीट हो गया। इसे बोलेंगे अपन सेल का प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का एक परिपथ चित्र, या एक परिपथ चित्र हो गया, जिसमें देखो ध्यान से क्या क्या जोड़ा। प्राथमिक परिपथ सब में कॉमन होगा, जो भी अनुप्रयोग करेंगे सब में ये बनाना ही है, जिसकी सहायता से एबी तार में धारा प्रवाहित करनी है। दूसरा, द्वितीयक परिपथ में वो चीजें जोड़नी है जो हमें ज्ञात करनी है। तो मुझे ज्ञात करना है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये रहा प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। मुझे स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, स्मॉल r का मान। ठीक है, और ध्यान से देखो बेटा, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा है और उसके साथ एक कुंजी जोड़ी हुई है K2। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर जो कि तो हमेशा जोड़ते ही हैं। ठीक है, विषर्पी कुंजी या ज्योति जो है हमेशा जोड़ते हैं, और गैल्वेनोमीटर जिसमें धारा का विक्षोभ देखना होता है। अब देखो इसकी क्रियाविधि हम कैसे करते हैं उसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे बेटा, तो ज्यादा समझ में आएगा। किताब में बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप स्टेप वाइज चलो कि मुझे फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है, सोच के देखो। स्टेप फर्स्ट में कुंजी K1 को अपन क्लोज करेंगे और K2 को खुला रखेंगे। कुंजी K1 को अपन क्या करेंगे, क्लोज, अंग्रेजी में लिख लो चाहे, बंद रखेंगे, और K2 को क्या रखेंगे, ओपन। K2 को क्या करेंगे, ओपन। K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन रखा। तो ध्यान से देखो, जब आप इसको क्लोज करते हो इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस बैटरी के विद्युत वाहक बल के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी AB में। अब आप क्या कर रहे हो, K2 को ओपन कर रहे हो, तो क्या इस बैटरी की वजह से, यह जो द्वितीय परिपथ में आपने प्राथमिक सेल लगाया हुआ है, इसकी वजह से इसमें कोई धारा जाएगी। जब यहां से ओपन है तो प्रतिरोध बॉक्स में कोई धारा नहीं जाएगी। आपकी जो संतुलित लंबाई आएगी वो किसके लिए आएगी, E के लिए। संतुलित लंबाई कितनी आएगी, जो भी आएगी वो E के लिए। अपन विषर्पी कुंजी को A पे टच कराएंगे, विक्षोभ एक तरफ मिलेगा, B पे टच कराएंगे दूसरी तरफ, फिर अपन बीच में कहीं ऐसे पॉइंट लेंगे जहां पे इसमें विक्षोभ शून्य हो। तो अपन जो संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करेंगे या जो आएगी वो E के सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल के लिए आएगी। ठीक है ना, यही जुड़ा हुआ। तो अपनी जो संतुलित लंबाई आने वाली है, सपोज L1, इस स्थिति में माना E के लिए संतुलित लंबाई, E के लिए संतुलित लंबाई L1 है तथा तार की विभव प्रवणता स्मॉल x है। विभव प्रवणता स्मॉल x है, तो E बराबर x L1, समीकरण संख्या 1। पोटेंशियल संतुलित लंबाई है सपोज L1, जब हमने इसको खुला रखा हुआ तो E के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई है E L1, तार की विभव प्रवणता x, तो L1 लंबाई पर विभव पतन कितना हो गया, x L1, जो कल किया था ना, E बराबर VAC, वही कॉन्सेप्ट है। तो E बराबर x L1। अब ये स्टेप हो गया फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप 2, स्टेप सेकंड में देखो हमें क्या करना है। स्टेप सेकंड में K1 को तो क्लोज रखना ही है, K2 को भी क्लोज कर देना। K1 क्लोज, ठीक है ना, शॉर्ट में ध्यान में रखो इसको। K2 को भी अपने को क्या करना है, क्लोज करना है। अब जैसे ही आप K2 को क्लोज करोगे, इसमें से धारा बहेगी। इस बार जो संतुलित लंबाई आएगी वो RB के सिरों के मध्य विभवांतर के लिए आएगी। RB से आप कोई प्रतिरोध निकाल लोगे, जैसे आपने RB से 1 ओम निकाल दिया, तो 1 ओम के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके लिए संतुलित लंबाई आएगी।
हम विषर्पी कुंजी की सहायता से वही संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही आपने K2 को क्लोज किया, इस बार इसके समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध R जो जुड़ा हुआ है उसके लिए संतुलित लंबाई आएगी, ठीक है ना। तो माना RB से कोई प्रतिरोध लिया हुआ है RB रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध कैपिटल R के लिए संतुलित लंबाई। प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है। L2 है तो मैं बोलूं इसके सिरों के मध्य विभवांतर V मान लेता हूं जो IR होगा, तो V बराबर XL2। RB के सिरों के मध्य विभवांतर क्या बोल दिया आपने V, तो V के लिए संतुलित लंबाई कितनी आ गई L2, तो V बराबर XL2। चूंकि V बराबर IR होता है वो हम बाद में पुट कर लेंगे, समीकरण संख्या 2। और अब स्टेप थर्ड में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गई। स्टेप थर्ड स्मॉल r का सूत्र प्राप्त करना है आपको। हम जानते हैं इस स्थिति में E का मान V से बड़ा होता है। जब सेल K2 खुला था, K2 ओपन था तो सेल खुले परिपथ में था। विद्युत वाहक बल E का मान जब सेल बंद परिपथ में होता है टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। E का मान V से बड़ा होता है तो हम लिखते हैं E माइनस V। अंतर किसके बराबर होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव पतन होता है उसके बराबर। पांचवें चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूं स्मॉल r बोलो यहां से, तो स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V बटा I। चूंकि I बराबर V बाई कैपिटल R। I कौन सा लिखना है, जब सेल आपका ये वाला प्रतिरोध बॉक्स के साथ K2 कुंजी लगी है उसको बंद किया, इसका प्रतिरोध कैपिटल R लिया आपने, कोई भी डॉट निकाला इसका प्रतिरोध R। सिरों के मध्य विभवांतर V, धारा कैपिटल I, धारा कैपिटल I हो उस स्थिति में I बराबर क्या लिखोगे V बाई R। I का मान V बाई R यहाँ रखो तो स्मॉल r का मान आ गया E माइनस V अपॉन कैपिटल V इंटू कैपिटल R ऊपर चला गया। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से इस मान रखने पर E और V के मान रखो तो स्मॉल r बराबर E का मान देखो XL1 माइनस V का मान देखो XL2 अपॉन V का मान XL2 इंटू कैपिटल R। क्या x कॉमन आगे कट गया, ऊपर भी x है नीचे भी x कॉमन आगे कट गया, आपके पास सूत्र आ गया स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 इनटू कैपिटल R। दिस इज द फार्मूला फॉर आंतरिक प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आ गया, सेल के प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला L1 माइनस L2 बटा L2 इनटू कैपिटल R। अब आपको बार-बार ऐसे नहीं विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है सेल का। L1 संतुलित लंबाई जब आएगी जब ये परिपथ खुले परिपथ में होगा, मतलब ये कुंजी K2 ओपन होगी। L2 संतुलित लंबाई तब आएगी जब मैं R से कोई प्रतिरोध निकालूंगा और ये बंद परिपथ में होगा, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर के लिए आएगी जो L2 होगी। तो आपको अलग-अलग रीडिंग्स लेनी है L1, L2 और R की, और फिर आपको फाइनली आंतरिक प्रतिरोध की कम से कम 5 या 6 रीडिंग लेनी होगी और सबका औसत निकालनी है। यहाँ हम ऐसा बोलते हैं कि इतने ओम से इतने ओम के बीच आपका आंतरिक प्रतिरोध वेरी कर रहा है। तो आपकी L1 तो सब जगह कॉमन ही आएगी, L1 तो सब में कॉमन ही रहेगी जब सेल खुले परिपथ में संतुलित लंबाई फिक्स होगी। L2 की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल R पे, कि आप R कितना ले रहे हो उसके हिसाब से आपका विभवांतर चेंज होगा। V बराबर IR होता है, तो R का मान बढ़ाएगा तो V का मान भी बढ़ाएगा। तो L2 की जो मान है वो कैपिटल R पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे कैपिटल R का मान बढ़ेगा L2 का मान भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। आपको इसी तरह से नोट्स में लिखना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है परिपथ। परिपथ में ध्यान रहना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। आप इसको स्टेप वाइज ही लिखोगे, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। किताब की थ्योरी केवल पढ़ लेना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अनुप्रयोग, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है आपका 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। 2 प्राथमिक सेल ले लिया आपने, 2 प्राथमिक सेल, जैसे मैं एक लैग्रांज सेल की बात करूं, दूसरा डेनियल सेल, और यही बनाएंगे लैब में दोनों, और दोनों के आंतरिक दोनों के विद्युत वाहक बल की तुलना पूछिए। तो जाना भी देखो, वैसे देखा जाए तो अपन विद्युत वाहक बल सेल का वोल्टमीटर से भी ज्ञात कर लेते हैं, पर कल भी मैंने बताया था
कि वोल्टमीटर से क्या लॉस होगा, वोल्टमीटर से सॉरी वोल्टमीटर से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। वोल्टमीटर की कुंडली का कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। देखिए इसका प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं होगा, प्राथमिक परिपथ आपको यही बनाना है। द्वितीयक परिपथ जो है उसमें आपको क्या करना है, क्या आप करने वाले हो उसके हिसाब से परिपथ बनाओगे। तो आपका टॉपिक था सेकेंड अनुप्रयोग, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बलों की तुलना, मतलब रेशियो निकालना है। जैसे एक का विद्युत वाहक बल E1 दूसरे का E2, तो E1 अपॉन E2 ज्ञात करना है, तो आपके पास दो सेल होने चाहिए। ये जो प्राथमिक परिपथ में सेल जुड़ा है उसकी वजह से इसमें परिपथ में धारा बहती है, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब आपको दो प्राथमिक सेल लेने हैं, जिसमें मैं लैग्रांजी सेल और डेनियल सेल की बात कर लूं, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में तो लैब में बनानी है। दोनों सेल आपने कनेक्ट कर दिए यहां से। और एक और चीज ध्यान में रखना, जब भी आप ये परिपथ बनाओ विभवमापी का, तो ए सिरा हमेशा उच्च विभव पर बैटरी के प्लस से ही जुड़ता है और बी सिरा हमेशा निम्न विभव पर जुड़ता है, माइनस से ही जुड़ता है। हमेशा ये माइनस से जुड़ेगा और ये प्लस से जुड़ेगा, किसी भी परिपथ को चेक कर लेना। दूसरा जो सेल लिया वो इसके साथ ही मैंने इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, जैसे ये लैग्रांजी है तो ये डायगोनल मान लिया। और फिर दोनों को एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है बेटा? द्विमार्गी कुंजी। जैसे द्विमार्गी कुंजी जो है उसमें तीन पोर्ट होंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, 1, 2 और 3, इसको अपन द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है बेटा? द्विमार्गी कुंजी, 2 वे की, जिससे अपन दो आउटपुट ले सकते हैं। द्विमार्गी कुंजी ये एक मार्गी कुंजी होती है। और फिर आप 2 पोर्ट से वही गैल्वेनोमीटर लगाओगे और गैल्वेनोमीटर से क्या लगाओगे? जॉकी। परिपथ तैयार। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, प्राथमिक परिपथ एज इट इज होगा वही। द्वितीयक परिपथ में दो सेल, पहले का विद्युत वाहक बल E1 दूसरे का E2, और दोनों को एक द्विमार्गी कुंजी से जोड़ते हुए गैल्वेनोमीटर और फिर जॉकी। कॉन्सेप्ट वही है। ए सिरा विभवमापी का ए सिरा हमेशा उच्च विभव पर, सेल के प्लस प्लस ही जुड़ते हैं, और बी सिरा जो है वो हमेशा निम्न विभव पर, बैटरी या सेल का माइनस जुड़ता है। क्लियर हो गया? अब देखो विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करनी है। स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले कुंजी K1 जो है, या इसको आप K भी लिख सकते हैं क्योंकि K ही जोड़ा है, K2 नहीं है अपने पास, ये तो द्विमार्गी कुंजी है। तो K को क्या करेंगे अपन? सबसे पहले क्लच, K को तो क्लच करना ही पड़ेगा। अगर K को क्लच नहीं करेंगे तो इसमें विक्षोभ एक ही तरफ आएगा, ठीक है ना, विक्षोभ नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस कुंजी K को क्लच करके इस बैटरी की सहायता से, सेल की सहायता से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें विक्षोभ देखना होगा गैल्वेनोमीटर। K को क्लच किया और द्विमार्गी कुंजी का, द्विमार्गी कुंजी में आप ये जो 1, 2, 3 या ABC पोर्ट देते हो, 1 और 2 को तो क्लोज रखना है, 1 और 2 को क्या करना है? क्लोज, और 2 और 3 को हमने क्या किया है? ओपन। 2 और 3 के बीच में कोई डॉट नहीं लगा तो ये ओपन हो गया। 1 और 2 को क्लोज किया। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये ओपन है तो इस वाले सेल का कोई काम नहीं है, यहां से ओपन है तो इस सेल से कोई धारा नहीं निकली होगी। इसको क्लोज किया तो ये सेल कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर के साथ। संतुलित लंबाई जो आएगी वो किस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए आएगी? E1 के लिए। माना E1 की संतुलित लंबाई, इस स्थिति में E1 कनेक्ट हुआ परिपथ में, माना E1 की सेल जो है ना प्राथमिक सेल, E1 के लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हुई? L1। संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है। तो इसकी विभव पूर्णता तो x ही है, क्या लिखोगे? E1 बराबर x L1, समीकरण संख्या 1। E1 बराबर x L1। अब सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। आपने E1 के लिए संतुलित लंबाई सपोज L1 मिली, तो E1 बराबर x L1 विभव मापी के सिद्धांत से हम जान गए।
अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में स्टेप सेकंड, स्टेप वाइज याद रखो इसको। ये तो आपका क्लॉज है ही, 1 और 2 को अब इस बार ओपन करना है। 1 और 2 को क्या रखेंगे? ओपन, और 2 और 3 को अपन क्या कर देंगे? क्लोज। 2 और 3 को क्लोज कर देंगे। तो इस बार ये वाला सेल कनेक्ट हो गया परिपथ से। 1 और 2 को ओपन रखा मतलब सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इसका कोई काम नहीं है, ओपन सर्किट हो गया, इससे कोई धारा नहीं निकलेगी। इस बार आपका E2 कनेक्ट हो गया और E2 के लिए संतुलित लंबाई माना E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हुई या प्राप्त होती है तो E2 बराबर XL2, समीकरण संख्या 2। E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हुई तो E2 बराबर XL2। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो या 2 में 1 का, मैं तो तुलना करनी है ना स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड 3 स्टेप में अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं 2 में 1 का भाग दूं या 1 में 2 का भाग दूं? समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर बाह्य पक्ष का भाग तो E1 बटा E2 बराबर XL1 बटा XL2, x से x कट गया, E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। मुझे यही ज्ञात करना होता है समीकरण संख्या 3। 2 सेलों के विद्युत बल की तुलना L1 बटा L2 से अपन कर लेंगे। L1 जब आपका प्राथमिक ये वाला सेल E1 कनेक्ट हो परिपथ में, संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हुई, E2 को कनेक्ट करेंगे, संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हुई और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। वही दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना बताएगा, अनुपात बताएगा। ठीक है ना? इस तरह से हम दूसरा अनुप्रयोग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसमें तो फिर भी ज्यादा सोचा था, तो इसके स्टेप तो और भी आसान है। इस तरह से अपन 3 अनुप्रयोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा डिस्कस, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।